स्टार्ट। महोदय, आज की सबसे विकट समस्या है देश की बढ़ती हुई आबादी। आज हिंदुस्तान की आबादी इस सीमा तक बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के बाद हिंदुस्तान में सभी प्रकार की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। अभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारतवर्ष में कई समस्याएं ऐसी उभर कर आ रही है जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है और सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का बढ़ती हुई महंगाई से चोली दमन का साथ है, अतः इसे रोकना हम सब का कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के सिलसिले में नई स्कीमों की सवेरे इधर लगातार आ रही है। 2 या 1 बच्चे वाले दंपतियों को देश का सम्मानित नागरिक घोषित करने की योजना है। दूसरी योजना यह है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 20 साल की जाए। एक सुझाव यह भी है कि 10वीं कक्षा के बाद लड़के लड़कियों को अनिवार्य रूप से परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताया जाए। परिवार नियोजन संबंधी प्रचार को तेज करने के लिए नए नए नारे और नए पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों को निश्चय ही धक्का लगा था। कुछ महीने पहले योजना आयोग ने परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का जो सर्वेक्षण किया था, उसे नतीजा यह निकला कि नसबंदी जैसे कार्यक्रमों से हिंदुस्तान में बात बनने वाली नहीं है। कुछ विशेषज्ञों की राय तो यह भी है कि परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि तय न की जाए। ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो सकती है। इससे सरकारी एजेंसियां निर्धारित आंकड़े प्राप्त करने की जल्दीबाजी में परिवार नियोजन के वास्तविक लक्ष्यों को गंवा देती है। लक्ष्य तो दरअसल यह है कि जनसंख्या में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ोतरी न हो और इसके साथ साथ दंपति और बच्चे स्वस्थ रहें। कई विशेषज्ञ के मतानुसार परिवार नियोजन की कई प्रचलित विधियां स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती। ये विशेषज्ञ इस संबंध में गुजरात का उदाहरण देते हैं, जहां परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए गए हैं, पर वे जिस कीमत पर प्राप्त किए गए हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अर्थात परिवार नियोजन की विधियों के गुण दोष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो नतीजा यही निकलता है कि परिवार नियोजन को अब केवल एक सरकारी आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे शिक्षा और समाज सुधार का आंदोलन भी बनाना होगा। दरअसल सरकार भी यह चाहती है कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय की एक पहल यह भी है कि सरकारी एजेंसियों के बाहर के लोगों को भी यह कार्यक्रमों में और ज़्यादा शामिल किया जाए। यह ठीक ही है, नहीं तो केवल कानून बना देने से, नई रियासतें देने से भी काम चलने वाला नहीं है। बाल विवाह के संबंध में कानून बनाने के बावजूद भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आज भी यह कुरीति प्रचलित है। वर्तमान कानून के बावजूद इसकी दर कम हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह है कि परिवार नियोजन एक सामाजिक आंदोलन कैसे बने। स्वयंसेवी संस्थाएं उसे अपनी सूची में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं मानती, अतः यह मान लिया गया है कि यह इस सिलसिले में जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी। यह धारणा बनने में सरकार ही उत्तरदायी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक परिवार और समाज का हर वर्ग परिवार नियोजन और परिवार कल्याण को अपना कार्यक्रम माने और अपनी भलाई और देश के हित के लिए
पल से उसे माने, तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। सभापति महोदय, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। यह राजभाषा का दर्जा उससे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया। और जहाँ तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 20 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी के कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यह किन परिस्थितियों में कैसा हुआ, इस संबंध में वहाँ विस्तार में जाने का न तो अवसर है और न ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं।